देश में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। सोमवार को 85,15,000 लोगों को टीका लगाया गया। यह अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक ही दिन में इतने टीके नहीं लगे थे। 1 अप्रैल को 48 लाख लोगों को टीका लगा था। वैसे पिछले कुछ दिनों में टीकाकरण का रोजाना का औसत 35 लाख के आसपास ही रहा। इससे ऊपर नहीं निकल पाया। ये आंकड़े निराशाजनक इसलिए भी थे कि सरकारों के तमाम दावों के बावजूद टीकाकरण का काम जोर नहीं पकड़ पा रहा था। एक दिन में 85 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने से यह भी साबित हो गया कि हम चाहे तो टीकाकरण की अपेक्षित रफ्तार हासिल कर सकते हैं और दिसंबर तक अधिकतम आबादी को टीका लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कैसे पाएगा, यह सवाल अभी भी है। अब तक का अनुभव यही है कि ऐसे अभियानों की शुरुआत तो जोर शोर से हो जाती है, पर धीरे धीरे सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौटता दिखने लगता है। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि सोमवार से जो अभियान शुरू हुआ है उसकी गति मंद न पड़ पाए। पैरा एक पखवाड़े पहले केंद्र सरकार ने टीकाकरण की नई नीति लागू की थी। इस नीति के तहत 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को मुफ्त में टीका देने का ऐलान किया था। साथ ही टीकाकरण अभियान की कमान भी केंद्र ने अपने हाथ में ले ली थी। इसलिए अगर यह कहा जाए कि सोमवार को 85 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण नई नीति की सफलता का संकेत है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यह कहने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जनवरी से अब तक टीकाकरण अभियान सरकारी तंत्र की दूरदर्शी नीतियां, लापरवाही और कुप्रबंधन का शिकार बना रहा। वरना क्या कारण है कि जो कामयाबी हम 6 महीने में हासिल नहीं कर पाए वह एक ही दिन में कर ली, जबकि वही व्यवस्था है, वही तंत्र है और काम करने वाले भी वही लोग हैं। हालांकि टीकाकरण में सबसे बड़ी अड़चन टीकों की कमी को लेकर आई। लंबे समय तक यही तय नहीं हो पाया कि टीकों की खरीद कैसे और कौन करेगा। टीकों के आवंटन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जमकर राजनीति चली। राज्य केंद्र पर टीके देने में भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे तो केंद्र सरकार राज्यों को नाकाम साबित करती रही। टीकों की खरीद को लेकर सरकारें जिस तरह की उलझन में पड़ी रही वह कम हैरान करने वाली बात नहीं है। पैरा महामारी का खतरा अभी भी टला नहीं है। दूसरी लहर की भयावहता कम भर हुई है। अब ज़्यादा चिंता तीसरी लहर के खतरे को लेकर है। इसलिए हर स्तर पर पुख्ता तैयारियों की ज़रूरत है। टीकाकरण इनमें सबसे प्रमुख है। अब तक के शोधों से यह सामने आया भी है कि टीका लगने के बाद संक्रमण से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। इसीलिए टीकाकरण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। ऐसी भी खबरें हैं कि सोमवार के टीकाकरण अभियान में भाजपा शासित राज्यों का योगदान 70% रहा, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में यह 30% के आसपास ही रहा। हालांकि ऐसा क्यों हुआ होगा यह तो बाद में ही पता चलेगा। टीकाकरण का अभियान तो
तभी सफल हो पाएगा जब इसे राजनीति से ऊपर उठकर चलाया जाएगा। सवाल भाजपा या गैर भाजपा शासित राज्य का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर राज्य को इस अभियान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पैरा, इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सारे राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ बातचीत को राजी हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक के लिए घाटी की सियासी पार्टियों को न्योता भेजा तो शुरू में पीडीपी जैसे कुछ दलों की तरफ से इसमें शिरकत से इनकार की प्रतिक्रिया ही आई थी, मगर फिर जब गुपकार संगठन की बैठक हुई तो सारे दलों ने दिल्ली आने का फैसला किया। अनुच्छेद 370 खत्म हुए लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इस दौरान घाटी में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल रही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग रुकी रही। जब माहौल कुछ बेहतर हुआ और राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी गई तो वहाँ के सभी प्रमुख दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया गुपकार। इस संगठन की प्रमुख मांग है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। चूँकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी पुरानी मांग को ही उस बैठक में उठाना चाहते हैं। पैरा, यह तो साफ है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापस देने के मुद्दे पर बातचीत जरूर हो सकती है। अनुच्छेद 370 खत्म करते वक्त खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही घाटी में स्थिति सामान्य होगी इसके राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा, इसलिए इसे लेकर कोई अड़चन नहीं आने वाली। वहाँ स्थिति अब काफ़ी बेहतर है, दहशतगर्दी पर भी काबू है। आम लोग चाहते हैं कि जल्दी कामकाज सुचारू हो और उनकी जिंदगी पुराने रास्ते पर लौटे। इस बीच पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न कराए जा चुके हैं। अब विधानसभा का चुनाव कराया जाना जरूरी है। वहाँ के राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि चुनाव हो। जब तक वहाँ सरकार नहीं बनती तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो सकती। वे यह भी समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करना या उसमें कोई अड़ंगा अटकाना इस वक्त उचित नहीं होगा। आखिर राजनीतिक दलों का अस्तित्व राजनीतिक प्रक्रिया पर ही टिका होता है। पैरा, इस सर्वदलीय बैठक में चूंकि कोई विषय तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी मांगे बेशक रखने की कोशिश करें, पर वे भी जानते हैं कि फिलहाल मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव ही रहने वाला है। चुनाव से पहले वहाँ क्षेत्रीय परिसीमन होना है, जो वहाँ के राजनीतिक दलों के असहयोगपूर्ण रवैये की वजह से पिछले 1 साल से टल रहा है। उसी से राज्य का दर्जा बहाल करने का रास्ता भी खुलेगा। केंद्र सरकार ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ परामर्श करके इस बैठक में सुलझाए जाने वाले मुद्दों को चिन्हित कर लिया है।
दरअसल परिसीमन एक ऐसा विषय है जिसके मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों की सीमा तय होगी और उसी पर राज्य का स्वरूप निर्भर करेगा। हालांकि गुपकार नेताओं की जिद को भी समझा जा सकता है, चूँकि उन्हें घाटी के लोगों के बीच सियासत करनी है, उन्हीं के समर्थन से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाशना है, इसलिए वे वहां के लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस तरह बैठक में कुछ तल्खी भले उभरे, पर सबको मिलकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर फैसला करना ही होगा।